सो हेलो हाजिक, वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर साइंस क्लास, जिसमें हम लोग देख रहे हैं आज फिजिक्स का एक चैप्टर जिसका नाम है प्रेशर, विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन। ठीक है, तो ये अपना 1C, आई होप सो 1C एग्ज़ाम जो होने वाला है उसमें ये आने वाला है। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है क्योंकि आधा ही चैप्टर अपने इस एग्ज़ाम में आने वाला है, तो 2 या 3 वीडियो में मैक्सिमम ये कंप्लीट हो जाएगा। तो फटाफट से आ जाते हैं अपने पीपीटी पर और लाइन बाय लाइन चीज़ों को समझते हैं और फुल कंसंट्रेशन के साथ तुम रहोगे, यही आशा है। चलो आ जाते हैं अपनी पीपीटी पर। ये रही अपनी प्यारी सी पीपीटी, प्रेशर, विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन, चैप्टर नंबर 6। ठीक है, अब भाई लाइन में यहाँ पे रहना, तुम कहीं गायब मत हो जाना, क्योंकि गायब हो गए तो फिर चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। चल, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड falling swirling in the air or being swept away and trees swaying or even bending when a strong wind blows। कह रहे हैं जब आंधी तूफान का समय चलता है तो तुम ये देखो होगे कि ग्राउंड में जो लीफ पड़ी हैं वो इधर से उधर घूम रही हैं, तैर रही हैं हवा में, और तुम देखोगे जो पेड़ हैं वो क्या हो रहा है, बेंड हो रहे हैं, वो इधर उधर बेंड होकर के लहलहा रहे हैं। ये चीज़ तुम देखे होगे जब भी एक तगड़ी विंड चलती है, एक आंधी तूफान वाला मौसम होता है। Have you ever wondered why fallen leaves rise in the air or trees sway or bend? तुम कभी कभी ये सोचे होगे कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि ये जो ग्राउंड पर पड़ी हुई लीव्स हैं ये कैसे मूवमेंट कर रही हैं, किस तरीके से जो पेड़ हैं वो हमारे बेंड हो रहे हैं, किस तरीके से वो इधर उधर डांस कर रहे हैं। Does the wind exert force on fallen leaves to make them rise, or on trees like slamming or bend? Recall other similar effects of the force exerted by wind like slamming of doors or rattling of windows or fluttering of clothes। तो कह रहे हैं क्या ऐसा हो रहा है कि जो एयर है, जो विंड है, वो फोर्स एक्सर्ट कर रही है, जो विंड है वो फोर्स एक्सर्ट कर रही हमारी पड़ी हुई लीव्स पर जो ग्राउंड पे पड़ी हैं, या फिर जो हमारा ट्रीज बेंड हो रहा है क्या उसके पीछे विंड उस पर फोर्स लगा रही है। कह रहे हैं इसके अलावा तुम और भी एक्टिविटीज़ देखे होगे, जैसे कि आंधी तूफान के समय में जो हमारी विंडोज़ हैं वो फ्लटर करती रहती हैं, बंद होती रहती हैं, हमारा जो दरवाज़ा है वो फड़फड़ाता रहता है, वो बार बार बंद खुलता रहता है अपने आप। तो ये सब क्यों हो रहा है, क्या इसके पीछे फोर्स है, क्या विंड उस पर फोर्स लगा रही है। हाउ डज द फोर्स एक्सर्टेड बाई विंड मेक दिस हैपन। द फोर्स exerted by wind creates wind pressure which causes these effects। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि विंड के द्वारा जो फोर्स लगा जा रहा है, जिसको हम लोग विंड फोर्स कह रहे हैं, जिसको कह रहे हैं नहीं विंड प्रेशर, जो फोर्स लगाया जा रहा है विंड के द्वारा, उसके कारण विंड प्रेशर क्रिएट हो रहा है, और विंड प्रेशर के कारण ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड प्रेशर। इस चैप्टर में हम लोग फोर्स और प्रेशर के बीच में रिलेशनशिप को ढूंढने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे, एंड अंडरस्टैंड हाउ दे शेप पावरफुल नेचुरल इवेंट लाइक थंडर, स्टॉर्म एंड साइक्लोन। और किस तरीके से प्रेशर और फोर्स मिलकर के किस तरीके से बड़े बड़े जो नेचुरल फिनोमिना हैं, जैसे कि थंडर स्टॉर्म है, साइक्लोन है, लाइटनिंग है, ये सब किस तरीके से होती है, इसको हम लोग समझेंगे। आओ चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक प्रेशर पर। मेघा एंड हर ब्रदर पवन आर गोइंग ऑन अ पिकनिक। दे वॉक ऑफ द पिकनिक स्पॉट कैरिंग आइडेंटिकल आइटम्स इन देयर बैग्स। तो मेघा और उसके भाई साहब पवन ये जा रहे हैं एक पिकनिक पर। तो ये पिकनिक स्पॉट पे क्या करते हैं, चल देते हैं दोनों लोग सेम आइडेंटिकल थिंग्स रख के, मतलब जितना चीज़ मेघा रखती है अपने बैग में उतना ही चीज़ पवन भी अपने बैग में रखता है। ऑन द वे पवन कीप्स एडजस्टिंग हिज बैग। ऑन द वे पवन कीप्स एडजस्टिंग हिज बैग एंड लुक्स अनकंफर्टेबल। रास्ते में चलते हुए पवन बार बार अपने बैग को उठा रहा है, रख रहा है, इससे ये शो हो रहा है कि ये कुछ अनकंफर्टेबल है, इसको कुछ दिक्कत है। मेघा पूछती है, मेघा आस्क्ड, इज देयर अ प्रॉब्लम विद योर बैग। क्या तुम्हारे बैग में कुछ प्रॉब्लम है। पवन रिस्पॉन्स, यस इट इज हर्टिंग माई शोल्डर। कह रहा है ये हमारे शोल्डर को हर्ट कर रहा है, इस तरीके से पहना हुआ है वो बैग, कह रहा है ये हमारे शोल्डर को हर्ट कर रहा है, दर्द पहुंचा रहा है। मेघा सेज बोथ आवर बैग्स आर इक्वली हैवी। मेघा कह रही है तुम्हारा जितना हैवी बैग है उतना ही बैग मेरा भी हैवी है, दोनों लोग का सेम
सेम अमाउंट रखा हुआ, सेम चीज़ें, आइडेंटिकल थिंग्स मम्मा ने रखा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि तुम्हें हर्ट हो रहा है, मुझे हर्ट नहीं हो रहा है? Why does your back hurt and mine doesn't? Pawan reflects for a minute and says, perhaps it is because of the difference in the straps of our bags. My bag has narrow straps while your bag has broad straps. कह रहा है, पवन कह रहा है कि हो सकता है कि जो हमारे पास हमारा बैग है, इसके जो स्ट्रैप है, इसके जो यहाँ पर टंगना है, वो पतला सा है, बहुत पतला सा है, और तुम्हारा जो टंगना है वो थोड़ा सा चौड़ा है। तो चौड़ा है तो तुम्हें कम दर्द हो रहा है, तुम्हें ना के बराबर दर्द हो रहा है, और मेरा पतला है तो वो मुझे हर्ट कर रहा है। कैन द शेप और साइज ऑफ द स्ट्रैप्स रियली मेक अ डिफरेंस? लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट। क्या जो स्ट्रैप्स का साइज है, स्ट्रैप्स का साइज है, शेप है, क्या वो सही में कुछ डिफरेंस क्रिएट करता है, या फिर ऐसे ही? आओ दिखते हैं। When we carry a bag, we feel its weight because of the force of gravity acting on our shoulder. कह रहे हैं जब भी हम लोग बैग को उठाते हैं तो ग्रेविटी जो होती है वो बैग पर लगती रहती है, ग्रेविटी जो है वो बैग के वेट पर लगती रहती है, इस वजह से वो हमें भारी लगता है, इस वजह से हमारे शोल्डर को वो क्या करता है, थोड़ा बहुत हर्ट करता है। The weight of the bag with narrow straps acts on a smaller area of our shoulder, whereas the weight of the bag with broad straps is spread out over a larger area of our shoulder. कह रहे हैं कि देखो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ना, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है किस पर, उस बैग पर, और बैग का जो स्ट्रैप है वो छोटा सा है, बैग का स्ट्रैप जो है वो छोटा सा है, और छोटे एरिया पर वो ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, छोटे से एरिया पर वो ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, तो प्रेशर क्या होगा, बहुत ही हाई रहेगा। और यदि स्ट्रैप हमारा बड़ा है तो जो फोर्स लग रहा है वो बड़े से एरिया में लग रहा है, फोर्स जो है वो बड़े से एरिया में लग रहा है, तो प्रेशर हमारा कम होएगा। इसको इस तरीके से समझ लो कि तुम एक इंसान हो, तुम एक इंसान हो, तुम्हारे पास एक दिन का समय है, एक दिन का समय है, तुमको 10 चैप्टर दिया गया है और एक में 5 चैप्टर दिया गया है। तो 10 चैप्टर को करने में तुम्हें प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, 10 चैप्टर को करने में तुम्हें प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, और 5 चैप्टर करने में तुम्हें प्रेशर कम पड़ेगा। या इसको इस तरीके से समझ लेते हैं कि 10 चैप्टर है, कितने चैप्टर हैं, 10 चैप्टर हैं तुम्हारे पास, 10 चैप्टर हैं, एक दिन 2 दिन, ठीक है। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है कि 10 चैप्टर को एक दिन में कंप्लीट करोगे कि 2 दिन में। तो 10 चैप्टर क्या है, फोर्स है, और ये एक दिन 2 दिन क्या है, एरिया है। अब ये फोर्स अगर एक दिन में लगेगा, फोर्स जो है 10 चैप्टर हमको एक दिन में करना पड़ेगा, तो प्रेशर बहुत ही ज़्यादा हैवी रहेगा, प्रेशर बहुत ही ज़्यादा हैवी रहेगा। मतलब नैरो स्ट्रैप है, नैरो स्ट्रैप है बैग का, एक ही
तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि नैरो स्ट्रैप जो होता है वो हम पर ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तो हमें हर्ट फील हो रहा है। ठीक है, ब्रॉड स्ट्रैप reduce the pressure exerted by the bag on our shoulder as compared to narrow straps. Therefore, we feel more comfortable carrying a bag with broad strap. तो इस वजह से जब भी हम बैग लेने जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि ब्रॉड स्ट्रैप होना चाहिए, चौड़ा स्ट्रैप होना चाहिए। Can you now understand? Can you now understand why it feels easier to lift water filled bucket with a broad handle than with a narrow handle? तभी अगर तुम वो उठाए होगे, बाल्टी उठाए होगे, तो जिसका नैरो हैंडल होता है, जिसका पतला हैंडल होता है, उसको उठाने में हमें बहुत ताकत लगानी पड़ती है, बहुत हमारे पर प्रेशर एक्सर्ट होता है, एकदम हाथ लाल पड़ जाता है। लेकिन यदि उसी पर हम कपड़ा बांध दें या फिर उस हैंडल थोड़ा सा ब्रॉड हो, थोड़ा सा चौड़ा हो, तो हमारे हाथ पर प्रेशर कम बनता है, हमारे हाथों कम हर्ट फील होता है। Similarly, we have seen that when people carry loads like pots or vegetable baskets on their heads, they often place a round piece of cloth under the loads. इसलिए देखोगे जो बड़े बड़े सब्जियां या बड़े बड़े बर्तन अपने सिर पे रखते हैं, तो वो क्या करते हैं, सिर पे डायरेक्ट नहीं रखते हैं, सिर पर एक टर्बन जैसे बांध लेते हैं, कपड़ा रख लेते हैं, उस पर रखते हैं। उससे क्या होता है, एरिया बढ़ जाता है। जो एरिया सिर्फ इतना था सर का, वो एरिया इतना बढ़ जाता है। तो एरिया जब बढ़ गया तो जो प्रेशर हमारे सिर पर लगेगा उस बर्तन से, उस वेजिटेबल की टोकरी से, वो कम लगेगा, तो हम ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर सकते हैं। नहीं तो भाई साहब दर्द होगा और कुछ दूर में ही हम बर्तन को रख देंगे। देखो वहाँ साइंस लगाते हैं वो लोग। ठीक है, बोथ केसेस द ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस प्रेशर बाय इंक्रीज द एरिया ओवर विच द वेट एक्ट्स। तो हम एरिया को इंक्रीज कर दिए तो प्रेशर कम हो गया। ठीक है, ध्यान रखना, एरिया को डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा। यदि हमको कहीं पे प्रेशर ज़्यादा चाहिए तो हम एरिया को डिक्रीज कर देंगे। हम चाहते हैं कि पानी का प्रेशर बहुत तेज़ निकले तो एरिया को कम कर दो, पाइप को पतली कर दो। यदि चाहते हो कि प्रेशर कम हो जाए तो एरिया को बड़ा कर दो। ये होता है। प्रेशर इज डिफाइंड एज अ फोर्स पर यूनिट एरिया। यहाँ प्रेशर की डेफिनेशन दी गई, इसको याद करना है, लिख लेना। Pressure is defined as the force per unit area. The SI unit of force is Newton and that of area is meter square. कह रहे हैं कि प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो प्रेशर फोर्स की क्या होती है, एसआई यूनिट न्यूटन और एरिया की मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर को हम डिफाइन कर सकते हैं न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर के टर्म में, और प्रेशर की जो एसआई यूनिट होती है उसको हम लोग पास्कल भी कहते हैं। प्रेशर दिस यूनिट इज ऑल्सो कॉल्ड पास्कल, डिनोटेड बाई PA। तो PA पास्कल को डिनोट करते हैं हम PA से। If a force of 100 Newton is applied on a cardboard of area 2 meter, then the pressure applied on the cardboard will be। देखो ऐसे क्वेश्चन तुमको दिया जाएगा कि फोर्स जो है वो 100 न्यूटन का है, जो एरिया है वो कितने की है, वो 2 मीटर की है। एरिया जो है वो 2 मीटर स्क्वायर का है, तो प्रेशर बताओ। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स है 100 का और ये है 2। 100 और 2 कैंसिल होगा तो आएगा 50 पास्कल बोल सकते हैं, या 50 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी बनते हैं। इसको याद रखना कि प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स दिया है, एरिया दिया गया है, तो इस तरीके से निकाल लेंगे। देयर आर मेनी सिचुएशन इन डेली लाइफ वेयर प्रेशर प्ले a important role. Conduct the activities given in table 6.1 and record your observation. Explain how pressure influences the mode of action undertaken for each activity. तो भाई साहब कह रहे हैं कि फोर्स जो प्रेशर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और हमारी जितनी भी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ हैं उसमें प्रेशर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और हमारे एक्टिविटी को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस हथौड़े से कील को ठोका जा रहा है, तो कील का देखो इस तरीके से पार्ट होता है। कील नीचे से नुकीली रहती है, वो ऊपर से चौड़ी रहती है। ठीक है, तो यदि हमें किसी भी लकड़ी में क्या करना है, कील को ठोकना है, तो हम क्या करते हैं, नुकीला वाला जो पार्ट है उसको नीचे रखते हैं। नुकीला वाला पार्ट नीचे रखते हैं। नुकीला वाला पार्ट नीचे रखेंगे तो यहाँ पे एरिया क्या है, कम है। एरिया क्या है, कम है, तो प्रेशर ज़्यादा अप्लाई होगा। यहाँ से जब हथौड़े से मारते हैं तो खट से अंदर घुस जाएगा। लेकिन
कहाँ चला गया? लेकिन यदि हम क्या करें, हम नुकीला वाला पार्ट, हम क्या करें, नुकीला वाला पार्ट ऊपर कर दें, नुकीला वाला पार्ट ऊपर कर दें और यहाँ से हम हथौड़ा मारेंगे तो ये नहीं घुसेगा। क्यों नहीं घुसेगा? क्योंकि इधर वाला जो एरिया है वो ज़्यादा है। एरिया ज़्यादा है तो फोर्स क्या है, फोर्स कितना भी अप्लाई करेंगे हमारा प्रेशर जो है वो कम बनेगा, प्रेशर कम बनेगा। तो इसलिए प्रेशर को यदि बढ़ाना है, यदि इस कील को अंदर घुसेड़ना है तो हमें नुकीला वाला पार्ट नीचे रखना पड़ेगा। उसी तरह कह रहे हैं कि यदि हमको कोई फ्रूट चाकू से काटना होता है तो चाकू का जो पतला वाला पार्ट है, जो पतला वाला चाकू के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट थोड़ा सा चौड़ा होता है, एक पार्ट पतला होता है। जो पतला वाला पार्ट होता है उससे हम फल को काटते हैं। क्यों? क्योंकि उस चाकू का जो पार्ट है, उस चाकू का वाला जो पार्ट है, जो शार्प वाला पार्ट है वो पतला है, पतला है तो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा। एरिया पतला है, एरिया छोटा है तो प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट करेगा, हमारा फ्रूट कट जाएगा। लेकिन यदि हम चाकू को पलट करके लगाते हैं तो वो वाला पार्ट थोड़ा सा चौड़ा है, हमारा फल नहीं कटेगा या काटने में हमें बहुत प्रेशर लगाना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए? बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा, प्रेशर नहीं, बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा। What can you conclude from your observation in table 6.17? We conclude that when the area over which a force applied is smaller, the resulting pressure is higher. कह रहे हैं जिस एरिया पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं यदि वो स्मॉलर है तो प्रेशर हाई लगेगा, और यदि हमारा जो एरिया है वो ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा है जिस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है तो प्रेशर कम लगेगा, मेकिंग इट ईजियर टू डू सर्टेन टास्क। This is why it is easier to drive a nail using its pointed end and it is easier to cut an apple with a sharp edge of a knife. तो हमारे लिए बहुत ही आसान बन जाता है यदि हम जो शार्प पॉइंटेड एंड है, शार्प पॉइंटेड एंड है हमारे कील का, हमारे नेल का, यदि हम उसको कार्डबोर्ड पर रख करके हथौड़ा मारते हैं तो हमारे लिए टास्क ईजी बन जाएगा। ठीक है, और यदि हम शार्प एज से फ्रूट को काटेंगे तो वो आसानी से कट जाएगा। ब्लंट की तरफ से काटेंगे जिधर मोटा है तो हमारा फ्रूट नहीं कटेगा। यू मस्ट हैव सीन ओवरहेड वाटर टैंक्स इन योर लोकेलिटी और ऑन योर रूफ टॉप्स और हाउसेज यूज्ड फॉर वाटर सप्लाई। व्हाई आर दिस टैंक ऑलवेज प्लेस्ड एट अ हाइट? तुम देखे होगे जो ये ओवरहेड टैंक्स हैं, ठीक है, पानी की टंकी बहुत जगह तुम देखे होगे, तो ये ऊंची क्यों रखी जाती हैं, ये ऊंचा क्यों रखा जाता है? या हमारे घर में भी जो टंकी रखी जाती है वो छत पर सबसे ऊपर वाले मंजिल पे क्यों रखी जाती है? तो उसका भी वजह है। क्या वजह है? आओ देखते हैं। लेट अस ट्राई एंड फाइंड आउट। टेक टू ट्रांसपेरेंट ग्लास और प्लास्टिक पाइप्स ऑफ द सेम लेंथ अबाउट 25 सेंटीमीटर बट ऑफ डिफरेंट डायमीटर्स एज शोन इन फिगर 6.5। कह रहे हैं कि दो तुम इस तरीके से पाइप ले लो, दोनों सेम साइज़ की होनी चाहिए, दोनों सेम साइज़ की 25 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, लेकिन एक का डायमीटर छोटा, एक का डायमीटर थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। मतलब एक छोटा एक बड़ा होना चाहिए, साइज़ सेम रहे लेकिन डायमीटर जो इनकी गोलाई है एक की छोटी एक की बड़ी रहे। टेक टू गुड क्वालिटी रबर बलून्स, अटैच देम टू वन एंड ऑफ ईच पाइप। ठीक है, दो एक ही तरीके के बैलून ले लो, उसको दोनों के दोनों इस पाइप पर नीचे की तरफ अच्छे से टाइट बांध दो। Clamp the pipes on a stand as shown in figure 6.5. Now fill both the pipes with water up to the same level about halfway. अब क्या करो, दोनों में क्या करो, तुम पानी भरो, सेम लेंथ का, सेम हाइट का पानी भर दो। Observe what happened to the balloons. Do both balloon bulge? Do they bulge to the same extent? तो yes, जो हमारा बलून है वो सेम एक्सटेंट का बल्ज करेगा, एक जैसा ही बल्ज करेगा, जितना ये वाला फूला रहेगा उतना इधर वाला भी फूला रहेगा। What can you infer from this activity? You must have observed what the two balloons bulge to the same extent. Why is it so? Notice that because of the different diameters, the weight of water in the two pipes is different. कह रहे हैं ऐसा है कि डायमीटर अलग अलग है, ऐसा है कि हमारे पाइप का डायमीटर अलग है, तो उस पर जो जितना भी हम लोगों ने क्या डाला है, पानी डाला है, पानी डाला है, तो उस पानी का वेट भी डिफरेंट होगा। भाई इतने लेवल तक हमको, इस हाइट तक दोनों में वाटर भरना है, दोनों में वाटर भरना है, लेकिन इस वाले केस में पानी कम भरेगा, ये वाले केस में, सेकंड वाले केस में पानी ज़्यादा भरेगा, क्योंकि पाइप क्या है, चौड़ी है।
ठीक है, तो उस हाइट तक आने के लिए पानी हमें ज़्यादा भरना पड़ेगा। दिस मीन्स दैट द वेट ऑफ वाटर इन द पाइप कुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटेंट ऑफ द बल्ज ऑफ द बलून। वेट हमारे एक पाइप का वेट ज़्यादा है, एक पाइप के वाटर का वेट ज़्यादा है, एक पाइप के वाटर का वेट कम है, क्योंकि एक कम चौड़ा तो एक ज़्यादा चौड़ा है। लेकिन हमारा बलून सेम एक्सटेंट तक बल्ज किया है, एक समान फूला है। इसका मतलब वाटर का वेट रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है कि कितना हमारा प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है इस बलून पर। इस एक्टिविटी से ये हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्रेशर यदि ज़्यादा एग्जर्ट होता है जहाँ वेट ज़्यादा है, तो भाई वो बलून क्या होना चाहिए था, और ज़्यादा फूलना चाहिए था। Could it be that the water column is exerting pressure? Yes, it is the pressure exerted by the water column which is responsible for the bulge. तो हम ये कह सकते हैं कि जो वाटर की हाइट है, वाटर का हॉरिजॉन्टल नहीं, वाटर का जो वर्टिकल लाइन है वो उस पर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। तो हाइट तो इसकी और इसकी सेम है, तो सेम फोर्स एक्सर्ट कर रही है, तो प्रेशर भी सेम लगेगा, और प्रेशर सेम लगेगा तो सेम अमाउंट में बल्जिंग होगी हमारे इस बलून की। That is why equal water column heights produce equal bulge in the balloon despite their different diameter. तो एक ही हाइट है हमारे दोनों वाटर की, तो एक समान ही बल्जिंग होगी हमारे बलून की, भले ही डायमीटर किसका कितना भी बड़ा हो, किसका कितना भी कम। ठीक है ब्रो, समझ गए? What will happen to the bulge of the balloon if we increase the height of the water column? कह रहे हैं अब हम क्या करते हैं, वाटर कॉलम को बढ़ाते हैं, वाटर की हाइट को हम लोग बढ़ाते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। Pour some water in any one of the pipe used in figure 6.5. Observe the bulge of the balloon. Repeat this process a few times. अब कह रहे हैं कि आओ ऐसा करते हैं, हम एक के वाटर कॉलम को बढ़ाते हैं, दोनों में से किसी एक पाइप में हम लोग और वाटर डालते हैं। अब वाटर और डालेंगे तो बच्चा देखो इसकी हाइट सिर्फ इतनी है और इसकी हाइट हमारी इतनी हो गई, तो इसकी हाइट ज़्यादा हो गई, तो अब प्रेशर ज़्यादा लगेगा, तो बल्जिंग ज़्यादा होगी। ये वाला गुब्बारा हमारा इससे ज़्यादा फूल गया। ठीक है, डू यू सी एनी रिलेशन बिटवीन द अमाउंट ऑफ बल्ज ऑफ द रबर बलून एंड द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन द पाइप? तो यस, रिलेशन दिख रहा है कि वाटर कॉलम ज़्यादा होगा तो प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट होगा हमारे किस पर, बलून पर, और बलून ज़्यादा फूल करके निखरेगा। You must have observed that the bulge of the balloon increases as the height of the water column increases. Thus, as the height of the water column in the pipe increases, the pressure at the bottom of the pipe also increases. जैसे जैसे हम वाटर कॉलम की हाइट को बढ़ा रहे हैं, वैसे प्रेशर ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है उस वाटर कॉलम में, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा बलून फूल रहा है। You must which causes the balloon to bulge more. So we can say that pressure exerted by a liquid in a vessel depends on the height of the column. तो कितनी हाइट है, किसी भी लिक्विड कंटेनर में हाइट कितनी ज़्यादा है उतना ही प्रेशर एक्सर्ट करता है। इस बात को हम यहाँ कंक्लूड कर सकते हैं। This is the reason why overhead tanks are placed at a height so the pressure on the tap is increased, resulting in a good stream water from the tap. इसीलिए जो ओवरहेड टैंक्स होते हैं, जो पानी की टंकी होती है, वो इतने ऊपर रखी जाती है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा water on the second floor of a 3-story building and an overhead water tank is placed on the top floor, will you or your friend or the first floor receive a more powerful stream of tap water? तो भाई साहब क्या होगा, धीरे धीरे करके थर्ड फ्लोर पर रखी गई है, तो थर्ड फ्लोर पर कम पानी मिलेगा, कम प्रेशर वाला पानी मिलेगा, सेकंड फ्लोर पर उससे ज़्यादा, और फर्स्ट फ्लोर जो सबसे नीचे होगा उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर से पानी आएगा। आई होप सो समझ रहे होगे हमारी कहानी को। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, काफ़ी पढ़ लिए हैं, तो इसकी अच्छी से रीडिंग लगा लेना, उसके बाद की जो चीज़ें हैं वो हम लोग आगे देखेंगे। आई होप सो चीज़ें क्लियर होंगी, समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। ठीक है, तो काम क्या रहेगा, फटाफट रीडिंग मार देना, प्रेशर वगैरह समझ लेना अच्छे से, अपनी कॉपी में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको लिख लेना, फॉर्मूले लिख लेना, कहीं कोई दिक्कत होती है तो शाम की क्लास में पूछ लेना। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।